हाय गाइस, मैं सैयद आज़म अली। सियासा एपिसोड नंबर 4। प्रीवियस एपिसोड में आपने सुना था कि नरमीन और खुर्रम उस काली वादी की तरफ निकल जाते हैं होटल से। अब आइए सुनते हैं कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या हुआ। हाँ खुर्रम, काफ़ी देर हो जाएगी अगर हमने मज़ीद देर लगा दी। दोनों हाथों में हाथ डाले होटल से बाहर निकल गए। होटल सरसब्ज़ शादाब वादी में तनहा खड़ा था, जो कि बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था। नरमीन और खुर्रम होटल से बाहर निकल चुके थे। सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत घास से हरे भरे खेतों में एक अकेला होटल था, जो कि उसी बड़े हताते में मौजूद था। ये होटल नहायत ही खूबसूरती से बनाया गया था और इसलिए ये होटल दूर से बहुत ज़्यादा दिलकश लगता था। होटल के बाहर गाड़ियाँ खड़ी थीं, जिनमें एक पहाड़ी जीप भी मौजूद थी। इनका इजाज़त थी कि वो अगर चाहें तो वादी में जीप तक ले जा सकते हैं, मगर उनका इरादा आज पैदल जाने का था, क्योंकि आज मौसम बहुत सुहाना था और ये होटल के जीप भी मुसाफिरों के लिए तफरीह के तौर पर रखा गया था। मगर जाने से पहले इस जीप का किराया होटल के मैनेजर के पास बतौर पहले जमा कराना पड़ता था। दोनों हाथों में हाथ डाले होटल से दूर होते गए। हवा में चल रहे थे। नरमीन के रेशमी बार बार उसकी आंखों के ऊपर आ जाते और वो एक लम्हे बहुत ही प्यारी लग रही थी और वो बार बार उसे देख रहा था। नरमीन, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेता हूँ। वो बोली, तुम भी बहुत ही प्यारे लग रहे हो, जल्दी करो ना, निकालो कैमरा और तस्वीरें लो, याद रहेंगी और मैं ये यादगार तस्वीरें हमेशा के लिए महफूज कर लूँगा। दोनों अब वादी में पहुँच चुके थे। पहाड़ों के दामन में हरी भरी सरसब्ज़ व शादाब थी। घने दरख्त पूरे माहौल को खुशगवार बना रहे थे। दोनों ने कई तस्वीरें ली। अचानक खूबसूरत और सुहाना मौसम ने करवट ली और सफ़ेद बादल काले बादलों में डूब गए। माहौल पर लम्हों में ही वीरानी छा गई। खुर्रम, ये क्या हो रहा है? वो बोला। नरमीन, मौसम का कोई एतबार नहीं होता कि कब सुहाना मौसम खौफनाक मौसम में बदल जाए। ठंडी हवाओं की जगह आंधी ने ले ली। हल्की फुल्की बूंदाबांदी की जगह एकदम मौसलाधार बारिश होने लगी। खुर्रम ने बरवक्त छतरी बैग से निकाली और दोनों छतरी के नीचे खड़े हो गए, मगर तेज़ आंधी की वजह से छतरी छूट गई। छतरी आंधी के ज़ोर से उड़ी हुई पहाड़ों की दामन में कहीं खो गई। बारिश की बूंदों में दोनों गीले होने लगे। दोनों ने गर्म शाल और गर्म कपड़े पहन रखे थे और सर्दी बारिश की वजह से और भी ज़्यादा हो गई थी। खुर्रम, अगर हम इस बरसती हुई बारिश में भीग गए तो ज़रूर हमें शदीद बुखार आ घेरेगा। नरमीन की फ़िक्रमंदी में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ नरमीन, तुम ठीक कह रही हो और हमें कोई इंतज़ाम करना होगा कि ख़ुद को इस तेज़ तूफ़ानी बारिश से बचा सकें। बारिश तेज़ थी और तेज़ बारिश को आंधी झुकने पर मजबूर कर रही थी। दोनों आंधी के मुखालिफ सिमत में भागने लगे। करीब दोनों को एक जगह नज़र आ गई जहाँ ऊपर पहाड़ झुका हुआ था और उस जगह पर घने दरख्त का एक साया था। दोनों उस झुके हुए पहाड़ के नीचे खड़े हो गए और दोनों वक्ती तौर पर तो बारिश से बच गए, मगर रफ्ता रफ्ता बारिश ज़ोर पकड़ती चली गई। खुर्रम, अब क्या होगा? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 3 घंटों से हम इसी जगह पर खड़े हैं। शाम के अंधेरे में फैल गए तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं कब क्या हो जाए। दूसरी सर्दी बहुत लग रही है, मैं कांप रही हूँ। हाँ तुम ठीक कह रही हो। हम जिस जगह खड़े हैं ये जगह भी काफ़ी सर्द है और बारिश की वजह से तो ये सर्द तरीन हो जाएगी। हमें ज़रा और इंतज़ार करना चाहिए। अभी सहर का वक्त है, मगर शाम के वक्त में ख़ासा वक्त बाकी है। जब काले बादल होते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे शाम हो गई है, अंधेरा फैल गया है। खैर, हम होटल से 2.5 घंटे के फासले पर होंगे। जब बारिश रुकेगी तो हम चले जाएंगे। शुक्र है कि हम पहाड़ी की चोटी पर नहीं गए, वरना सर्दी से मर जाते। हाँ खुर्रम, बस खुदा से दुआ है कि बारिश रुक जाए।
مگر 2 گھنٹوں تک وہ دونوں مزید وہاں کھڑے رہے، مگر حیرت انگیز طور پر بارش بالکل بھی ختم نہ ہوئی تھی۔ ہر چیز کالی چادر میں کھو گئی۔ خف کی سرد لہریں ریڑھ کی ہڈیوں میں دوڑ گئیں۔ خرم نے جلدی سے بیگ سے ٹارچ نکالی۔ وہ اس کی روشنی میں دور تک دیکھ سکتا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر اس نے ٹارچ کی روشنی میں پہاڑ کے دامن میں ایک گول سوراخ دیکھا جو پہاڑی زمین کے اندر کی طرف جاتا تھا۔ یہ سوراخ بھی محفوظ جگہ تھی اور بارش کا پانی اسے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سردی سے ان کی حالت بری تھی، خراب ہو رہی تھی۔ نروین تو سردی کی وجہ سے سمٹ کر رہ گئی تھی اور خرم بھی گرم کپڑے پہننے کے باوجود بھی سردی کی سرد لہروں کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ سوراخ کی طرف بڑھنے لگے۔ اوہ بھائی، یہ تو ایڈونچر ہو گیا، خرم ہنس کر بولا۔ دیکھیے، سوراخ کے اوپر کسی نے بے شمار بال رکھے ہیں۔ اس قدر گھنے اور لمبے بال پہلے کبھی نہیں دیکھے میں نے۔ تم نے دیکھے ہیں؟ خرم نے نروین کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں خرم، ان بالوں کو چھونا بھی مت، کہیں یہ کوئی پراسرار نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پراسرار چکر میں پھنس جائیں۔ اف نروین، تم سے بھی مجھے یہ امید نہیں تھی۔ تم بھی اس قدر تو ہم پرستی کی باتیں کرو گی۔ اور یہ دیکھو، یہ سوراخ نیچے غار کی مانند پہاڑ کے اندر گیا ہوا ہے۔ دیکھو، اور سے دیکھو، یہ بال کسی نے جلد بازی کے تحت یہاں پر بچھائے ہیں اور کسی کو سوراخ دکھائی نہ دے۔ خرم نے ٹارچ کی روشنی بالوں کی طرف کر دی۔ باریک بالوں سے ٹارچ کی روشنی نکل رہی تھی اور نیچے پڑ رہی تھی۔ ارے نیچے تو سیڑھیاں ہیں، یہ یقیناً کسی قدیم تہذیب کا حصہ ہے، نروین نے خیال ذہن میں لا کر کہا۔ ہاں نروین، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ وزٹ تو ہمارا یادگار رہے گا۔